नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आप जानते हैं हम धामी जी की पूरी किताब को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 53वीं क्लास हम यहाँ पे देखेंगे। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। हमने उत्तराखंड के वन्यजीव विहारों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जाना और उसके बाद जो उत्तराखंड में वनों से संबंधित इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो जंगली जानवरों से रिलेटेड हो, उनके सवाल हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान निम्न में से कहां पर स्थित है? जो उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है ये हमारा श्रीनगर में पड़ता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ध्यान रखना, ये उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है। अगर यही सवाल होता उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कहां पर है, तो प्राणी उद्यान हमारा नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, पौध वाला पूछेगा तो श्रीनगर, और प्राणी वाला पूछेगा, जो प्राणी वाला है वह जीबी पंत के नाम पर है। पूरा नाम उसका गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान है जो नैनीताल में है। यह पौध शोध संस्थान है, यह आपका श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, अगला, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप जिसको कहते हैं, यह किस स्थान पर स्थापित है? जो सीमैप है हमारा यानी औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये हमारा पंतनगर यानी उधम सिंह नगर में आता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है हमारा राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान। 1988 के दौरान इसकी स्थापना होती है। 88-89 के वित्तीय वर्ष में इसे स्थापित किया जाता है और इसे कोसी के अंदर जो अल्मोड़ा में पड़ता है, कोसी कटारमल का इलाका, वहां पर स्थापित किया गया। जनपद पूछा है तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन कब हुआ था? कुछ दिन पहले हमने इसके बारे में बात करी थी। जो उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड है इसे 2006 में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट संस्थान या इंपॉर्टेंट बोर्ड हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जो है इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये आपके देहरादून में है। जैव विविधता बोर्ड भी कहां पर है? देहरादून में है। इसे 2006 में बनाया गया। ये उत्तराखंड का है। हमारे यहां पर नेशनल लेवल का बागवानी बोर्ड जो है, नेशनल बागवानी बोर्ड, वो भी स्थापित है। इसे 1984 में बनाया गया था और ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट केंद्र जो आपसे पूछा गया था, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, इसे कब बनाया गया? इसे 2006 में बनाया गया। इसी के साथ आपने याद कर लेना है। ठीक है, अगला, भीमताल में तितलियों का संग्रहालय किसने स्थापित किया था? नैनीताल के भीमताल में तितलियों का संग्रहालय है और इसकी स्थापना का श्रेय फ्रेडरिक स्मेटा को जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यह सवाल ऐसे भी बन सकता है कि फ्रेडरिक स्मेटा ने तितलियों का संग्रहालय कहां पर स्थापित किया? भीमताल में। 1945 में इसने अपने घर में तितलियों को संरक्षित करने का काम शुरू किया और बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे एक तितली संग्रहालय के रूप में बनाया गया। तो तितलियों का यह संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित माना जाता है? इसी फ्रेडरिक स्मेटा के द्वारा। ठीक है, जौलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना कब की गई? यहां से आपके दो सवाल बनते हैं। पहला, देखिए जौलीकोट जो है आपका वो नैनीताल में पड़ता है, तो हमारा जो मधुमक्खी पालन केंद्र है वो नैनीताल के जौलीकोट में है और इसकी स्थापना 1938 में होती है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। एक दूसरा सवाल आपसे यह बनता है कि जौलीकोट में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन, इसे कब स्थापित किया गया? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन ये भी जौलीकोट में है और इसे 1909 में स्थापित किया गया। ठीक है, अगला, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान ये कहां पर है? जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है ये हमारा मुक्तेश्वर नैनीताल में पड़ता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है इसकी स्थापना
1893 में होती है और इसे एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा यहां पर बनाया गया था। किसके द्वारा? एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। इसकी स्थापना का श्रेय इसी व्यक्ति को जाता है। इसी व्यक्ति ने इसी संस्थान में घोड़ों और जो गौ पशु थे उन पर एक रोग उस समय चलता था, सर्रा रोग। सर्रा रोग पर इसने शोध कार्य किया था। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा घोड़ों में और दूसरे पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध कार्य किसने किया? इसी एल्फ्रेड लिंगार्ड ने। ये जो यहाँ पे शोध संस्थान है इसका ये नाम आज़ादी के बाद हुआ। पहले जब इसे स्थापित किया गया था तो इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिक लेबोरेटरी इसका पूरा नाम था। 1925 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च रखा गया और बाद में आज़ादी के बाद भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान। ठीक है, इसके अलावा एक और फैक्ट यहाँ पे याद करना, यहाँ पर एक और वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था एडवर्ड। ठीक है, एडवर्ड ने क्या किया? इसने 1924 में रिंडरपेस्ट नामक एक रोग उस समय होता था, उसके टीके की खोज करी। तो इस एडवर्ड का संबंध भी यहीं से था। पूछा जाएगा रिंडरपेस्ट नामक रोग के टीके की खोज करने वाला एडवर्ड कहां से था? तो इसी शोध संस्थान से जुड़ा हुआ 1924 में वो करता है। इसके अलावा एक और रोग उस समय चलता था, रानीखेत रोग। इसकी भी टीके की खोज या टीके का आविष्कार किसने किया? इसी शोध संस्थान के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला, राज्य द्वारा पौधरोपण नीति कब लागू की गई? देखिए, उत्तराखंड में पौधरोपण नीति कई बार ये पेपर में पूछी गई है। इसके अलग अलग सोर्सेस में आपको अलग अलग वर्ष मिलते हैं। कुछ जगहों पर 5 अप्रैल दिया गया है, कुछ जगहों पर 6 जून दिया गया है, कुछ जगहों पर 6 जनवरी दिया गया है। आपने पहला रेफरेंस 6 जून 2006 को ही देना है। जो राज्य के अंदर पौधरोपण नीति लागू हुई और ऐसी नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। 6 जून 2006। अगर ये विकल्प में ना हो तो 6 जनवरी 2006। ठीक है, मसूरी नगर पालिका द्वारा बाहरी वाहनों से इको टैक्स वसूला जाता है। कब से मसूरी नगर पालिका को उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद माना जाता है। 1842 में इसकी स्थापना होती है और इसके द्वारा मसूरी का जो पर्यावरण है उसको नुकसान ना हो, बाहरी जो वाहन हैं उनसे इन्होंने इको टैक्स लेना शुरू किया था 2009 से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, अनिल प्रकाश जोशी द्वारा हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन यानी हेस्को की स्थापना कब की गई? तो हेस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला है सवाल अनिल प्रकाश जोशी। इन्होंने हेस्को की स्थापना कब करी थी? तो इन्होंने इसकी स्थापना 1979 में करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफी अपना योगदान दिया। इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया जिसका नाम था गांव बचाओ आंदोलन। गांव बचाओ आंदोलन किसने चलाया? अनिल प्रकाश जोशी। इनके योगदान को देखते हुए 2006 में इनको पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कब बनी थी हेस्को? 1979 में बनी थी। ठीक है, पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति यानी सीड का गठन अल्मोड़ा के मोहन कांडपाल द्वारा कब किया गया? तो एक और ये इंपॉर्टेंट समिति है पर्यावरण शिक्षण एवं ग्रामोत्थान समिति, जिसे शॉर्ट में सीड लिखा जाता है। इसकी स्थापना मोहन कांडपाल ने करी थी 1993 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि राजकीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसका गठन कब किया गया? तो राजकीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये अस्तित्व में आया था 1 मई सन 2002 को। इसको भी याद रखना। इसके 4 ऑफिस जो है वो पूरे उत्तराखंड में, एक देहरादून में, एक रुड़की में, एक काशीपुर और एक हल्द्वानी। ठीक है, आसन वेटलैंड से जुड़े निम्न कथनों पर विचार करें। अब उत्तराखंड में वेटलैंड क्षेत्रों से संबंधित कुछ सवालों को यहां पर देखेंगे। आसन वेटलैंड की बात करते हैं, 2 स्टेटमेंट है। पहला, यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। यह आपका बिल्कुल सही। उत्तराखंड में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन एकमात्र वेटलैंड जो रामसर सूची में शामिल है वो आसन वेटलैंड है। तो पहला बिल्कुल सही है। इसे रामसर सूची में सन 2020 में शामिल किया गया, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं,
आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये बनता है सन 2005 में। उससे भी पहले 1967 में आसन नदी के ऊपर आसन बैराज बनाया गया था। तो अलग अलग वर्ष हैं। आसन बैराज पूछेगा तो 1967, आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र ये कब बना, 2005, और इस वेटलैंड को रामसर सूची में कब शामिल किया गया, 2020। रामसर सूची क्या है? तो रामसर सूची बेसिकली एक ऐसी सूची है जिसमें दुनिया भर की जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उनको शामिल किया जाता है, जो पर्यावरण के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। इसका नाम रामसर सूची ही क्यों पड़ा? तो 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। रामसर में एक सम्मेलन होता है, विश्व आर्द्र भूमि सम्मेलन। यहीं पर यह डिसाइड किया गया कि एक सूची ऐसी बनाई जाएगी और दुनिया के जो इंपॉर्टेंट आर्द्र भूमियां हैं उनको शामिल किया जाएगा। तो इसी के नाम पर, इसी शहर के नाम पर इसे रामसर सूची कहा गया। अगर सवाल बन जाए कि रामसर सूची का संबंध किससे है, तो वेटलैंड आर्द्र भूमियों से इसका संबंध है। अब क्योंकि यह सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। अगला, मालदारू या मालधुरा ताल वेटलैंड किस जनपद में है? रामसर सूची में तो एक ही वेटलैंड है हमारा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा उसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट हमारे वेटलैंड हैं, उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में हैं। ऐसा ही एक है आपका मालदारू या मालधुरा वेटलैंड, इसको लिखा जाता है। कई बार सीधा क्वेश्चन ऐसे भी बना देगा, बताइए मालधुरा ताल कहां पर है? तो इसकी लोकेशन आती है उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तरकाशी में जो हमारा गोविंद वन्यजीव अभयारण्य है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी के अंदर स्थित है मालदारू ताल, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा ताल चमोली जिले में नहीं है? तो देखिए, बेदनी कुंड चमोली में है, ब्रह्मताल ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये भी चमोली में है, हेमकुंड साहिब ये भी चमोली के अंदर पड़ता है, और थामरी ताल ये आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। आपको पूछा था कौन सा चमोली में नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये सारे के सारे वेटलैंड भी हैं, इसलिए हमने इनको वेटलैंड वाले सवालों में देखा है। इसके बाद हम जिस चैप्टर में एंटर करेंगे वो उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट ताल के बारे में होगा। वहां पर राज्य के सभी तालों को डिटेल से जानेंगे। अभी ये जो विकल्पों में ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेटलैंड है, ठीक है। ताल तो है ही, वेटलैंड भी है, ये इनको वेटलैंड में भी गिना जाता है। जो थामरी ताल है ये आपके पिथौरागढ़ में है, ब्रह्मताल ये चमोली में पड़ता है। अगला, स्वर्ग रोहिणी के पास स्थित सतोपंथ ताल किस नदी के जल संभर क्षेत्र का हिस्सा है? जो संतोपन ताल है हमारा, यह किस नदी के जल संभर क्षेत्र यानी वाटरशेड का हिस्सा है? वाटरशेड का हिस्से का मतलब यह है कि इस ताल का जल अंततः किस नदी में जाकर मिलता है? तो आप जानते हैं सतोपत ताल से एक ही नदी है हमारी जो आती है, जिसका नाम है अलकनंदा। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी बना सकता है कि जो हमारा एक वेटलैंड है स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर के पास सतोपत ताल है, इस ताल का संबंध किस नदी के जल संभर क्षेत्र से है? तो आप कहेंगे अलकनंदा, क्योंकि यह इस ताल से अलकनंदा ही निकलती है, ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट ताल है यानी वेटलैंड्स हैं हमारे, और दूसरी तरफ जनपद। थामरी ताल कहाँ है? ये पिथौरागढ़ में है, अभी हमने देखा। तो पहले का हो जाएगा 2। मयाली ताल कहाँ है? मयाली ताल ये रुद्रप्रयाग में पड़ता है, दूसरे का हो जाएगा 1। कुश कल्याण कुंड ये पड़ता है टिहरी गढ़वाल के अंदर, तीसरे का हो जाएगा 3। और रूपकुंड ये पड़ता है हमारा चमोली में, चौथे का हो जाएगा 4। 2, 1, 3, 4 हमारा सही आंसर है जो यहां पर है, 2, 1, 3, 4, ठीक है। अगला, गयाल धुंग वेटलैंड है किस जनपद में स्थित है? तो एक और इंपॉर्टेंट वेटलैंड जिसका नाम है गयाल धुंग। गयाल धुंग जो है यह हमारा पिथौरागढ़ में पड़ता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सतोपत ताल अलकनंदा नदी का एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है, वाटरशेड है, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। सतोपत ताल एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अलकनंदा का, ठीक है। होमकुंड और रूपकुंड दोनों ही नंदाकिनी जल संभर के अंतर्गत आते हैं। अब ये क्या सही है कि ये दोनों कुंडों का जो ताल जल है, क्या वो सारा का सारा किस में जाता है? नंदाकिनी में जाता है। ये वाला भी आपका सही हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। होमकुंड और रूपकुंड दोनों किस नदी वाटरशेड का हिस्सा है? नंदाकिनी का, यानी उसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। जैसे सतोपत ताल अलकनंदा का है, ये दोनों के दोनों नंदाकिनी से जुड़े हैं, ठीक है। गयाल धुंग पिथौरागढ़ जिले में एक ग्लेशियल यानी हिमनद प्रकार का ताल है, यानी एक हिमानी झील है, ये भी सही है। और ये भी एक वेटलैंड में माना जाता है।
आपको पूछा है कौन सा सत्य है, तीनों के तीनों आपके सही होंगे। अगला, पिथौरागढ़ जिले के गोरी नदी जल संभर क्षेत्र में स्थित तालों का सही समूह कौन सा है। देखिए, पिथौरागढ़ जिले में हमारे जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उसमें इन सभी के नाम आते हैं। ककरौली भी है, थामरी भी है, केदारकुंड भी है, मयाली ये रुद्रप्रयाग में पड़ जाता है, गयालधुंग हो गया, रात पाथर ये चमोली में पड़ जाता है, होमकुंड ये भी चमोली में है। तो आपके 3 ऑप्शंस तो सीधा एलिमिनेट हो गए क्योंकि आपको बाकियों की लोकेशन पता थी। इसने आपसे पिथौरागढ़ के बारे में पूछा है। पिथौरागढ़ में गोरी नदी से जुड़े हुए इसने ताल आपको पूछे। पिथौरागढ़ के अगर हम वेटलैंड्स की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन शामिल हैं, तो इसमें एक हमारा घयालधुंग है जो हमने अभी ऊपर देखा था, ये धौलीगंगा नदी का जो इलाका है उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक आता है केदारकुंड जिसे छिपला भी कहा गया है यहाँ पे, ये आपके गोरी नदी के संभाग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है ककरौली जिसे असुरकुंड भी कहते हैं, ये भी किससे जुड़ा है, गोरी नदी या गोरी गंगा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है गौरीकुंड और पार्वती कुंड, ये दोनों के दोनों गौरीकुंड और पार्वती कुंड कुट्टी नदी से जुड़े हुए हैं। और फिर आता है हमारा थामरी ताल, ये पिथौरागढ़ में है और गोरी नदी जल संभर से संबंधित है, यानी ककरौली, थामरी और केदारकुंड आपका सही आंसर होगा। तो नदियों का संबंध किस वाले ताल से है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो हमारे नंदाकिनी से जुड़े हुए थे रूपकुंड और होमकुंड, ऐसे ही ये तीनों के तीनों किससे जुड़े हुए हैं, गोरी नदी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अगला, हिमालयी व्याघ्रा के नाम से प्रसिद्ध कीड़ा जड़ी जिसे यारसा गंबू भी कहते हैं या यारसा गुम्बू भी इसको कहा जाता है, के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो यारसा गंबू को लेकर के ऑलरेडी पेपर में आपसे एक बार सवाल पूछा गया है, हो सकता है दोबारा इसके बारे में पूछ लिया जाए। ये होता क्या है कि आपने देखा इसका अन्य नाम क्या, इसे हिमालयी व्याघ्रा भी कहते हैं, कीड़ा जड़ी या यारसा गंबू। यह एक क्या है, एक जड़ी बूटी है एक तरीके की। चलिए इसके कथनों को देखते हैं। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे उच्च हिमालयी जिलों में पाया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यह मूल रूप से एक परजीवी यानी फंगस है, कवक है। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। यह सिकाडा नामक कीट के लार्वा पर विकसित होता है। क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। इसका उपयोग केवल दमा यानी अस्थमा के उपचार में किया जाता है। क्या ये सही है? ये वाला गलत हो जाएगा। जो कीड़ा जड़ी है, यारसा गुम्बू है, इसका इस्तेमाल न केवल दमा के लिए बल्कि कैंसर के उपचार में भी इसका इस्तेमाल होता है और भी दूसरी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, न केवल दमा। तो चौथा वाला गलत है, बाकी सारे आपके सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया, पूरे फैक्ट्स को यहीं पर देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।